हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर सेकेंड वर्ग प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में आज मैं आप लोगों को आरटीई एक्ट 2009 के बारे में बताने वाली हूँ, यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इसमें किस तरीके से आपको बच्चों को कैसी यहाँ पर शिक्षा दी गई, क्या क्या यहाँ पर उद्देश्य थे शिक्षा देने के। और यहाँ पर ये जो हमारा आरटीई एक्ट है यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के बारे में पिछली वीडियो में तो बताया ही था, और इसमें ये बताऊंगी कि ये एक्ट कब आपका आया, किस पर्पस से ये लागू किया गया और ये कहाँ कहाँ लागू किया गया और भारत में ये कब लागू किया गया, भारत का कौन सा स्थान था इस एक्ट को लागू करने का। और साथ ही साथ ये भी बताना है कि इसमें शिक्षक और छात्र अनुपात क्या बताया गया है और शिक्षक और पेरेंट्स का अनुपात क्या है, क्या बताया गया है। ये सभी चीज़ें आज मैं इसमें आपको बताऊंगी, एक एक चीज़ आपको समझाऊंगी। और एक चीज़ बता दूं कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ये आपके डीएलएड के लिए ही नहीं बल्कि आपके अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी आपको पता है कि यूपी टेट आपका आने वाला है और सीटेट का आपका पेपर भी हो रहा है, होने वाला है, मतलब हुआ नहीं लेकिन होने वाला है, और यूपी टेट भी जल्द ही आने वाला है। तो आप यूपी टेट सीटेट की तैयारी करेंगे तो ये आपको पता है इससे कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं, और 3-4 क्वेश्चन बहुत होते हैं। इसी तरीके से आपके डीएलएड में भी बहुत पूछा जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और ये जो आपकी क्लास है ये 12 PM पर होती है, यानी 12 PM पर होती है, यानी कि 12 बजे होती है दिन में, ठीक है। डेली आपकी 12 बजे क्लास होगी और अपलोड की जाएगी। और अभी थोड़ा सा यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मैं आपकी मैथ की क्लासेस नहीं ले पाई और भी अदर क्लासेस नहीं ले पाई। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, टाइम बहुत कम है। आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर है वो जल्दी ही होगा, आपका रिज़ल्ट आते ही आपका पेपर जल्दी ही कराया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, टाइम कम है, उसके अकॉर्डिंग पेपर जल्द होगा, ठीक है। तो आप तैयारी करते रहिए। और जो भी मेरी पिछली वीडियो हैं जो मैंने अपलोड की, जो आप नहीं देख पाए हो, आप प्लेलिस्ट में जाओ डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की, या आप वीडियो के ऑप्शन में भी जाओगे तो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हर एक प्लेलिस्ट मैंने अलग बना दी है, हर सब्जेक्ट की अलग से। आप जैसे ही उस प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने अलग अलग हर चीज़ की प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। ऐसा नहीं आपको जाना है कि आप डीएलएड फर्स्ट आप सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे, प्लेलिस्ट बनी है उसमें आपको सारे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, अगर आपने वीडियो नहीं देखी ध्यान से पढ़ते रहिए। और अब मैं साथ ही साथ आपका जो मॉडल पेपर है वो भी कराती रहूँगी, यानी कि जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न जिस चैप्टर से बनते हैं उसको भी कराऊंगी। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें बताया गया है, ये कब लागू किया। इस तरीके से आपको अभी तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, जैसे मैं आपको इसका एकदम पोस्टमार्टम तरीके से पढ़ाने वाली हूँ। एकदम ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ आप सुन लोगे और आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए आरटी एक्ट, तो आरटीई जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है राइट ऑफ, यानी आर फॉर होता है राइट, टी फॉर होता है राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान या शिक्षा का प्रावधान, ये क्या है हमारा आरटीई 2009। चलिए ये देखिए हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं और इनके बारे में बताया गया कि इनको किस तरीके से शिक्षा दी जाए, इनको क्या क्या सावधानी, क्या क्या चीज़ें दी जाएं, क्या क्या इनको चीज़ें उपलब्ध कराई जाएं, ठीक है। चलिए, तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार शिक्षा का, यहाँ पर आदि नहीं होगा, ये कट कर दीजिए, शिक्षा का अधिनियम 2009 यानी आरटी 2009 के बारे में बात करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि आरटी एक्ट जो है 2009 एक संवैधानिक प्रावधान है, यानी ये हमारे संविधान से लिया गया है। जो हमारा संविधान संशोधन हुआ उसमें ये लिया गया था। और कब लिया गया था अभी आगे आगे पढ़ते हैं।
तो आरटी एक्ट 2009 एक संवैधानिक प्रावधान है, यानी हमारे संविधान से लिया गया है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क एवं शिक्षा प्रदान की जाएगी। यानी कि इस एक्ट के अंदर कहा गया है कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, सभी को निःशुल्क शिक्षा यानी बिना फीस लिए हुए शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये बात की गई किसमें, आरटीई एक्ट 2009 में। ठीक है, और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा सा वहाँ पे कवर भी किया था, जब मैं वहाँ पर अधिनियम को पढ़ा रही थी, तो वहाँ पर मैंने चीज़ों को बताया भी था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वहाँ पर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको चीज़ें पता होंगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है आरटीई एक्ट 2009 का उद्देश्य क्या था, इसका मोटिव क्यों ये बनाया गया, किस उद्देश्य से बनाया गया। ठीक है, ये ज़रूरी था। ये तो हमें पता चल गया कि ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए बनाया गया। ठीक है, चलिए तो ये किस उद्देश्य से बनाया गया, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की, चाहे वो बालक हो चाहे वो बालिकाएं हो, सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। इसका उद्देश्य यही है। ठीक है, चलिए अब चलिए देखते हैं कि ये किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया, कि कब संशोधन इसका किया गया। ठीक है, तो देखिए हर चीज़ मैंने पॉइंट वाइज लिखाई है, ताकि देखिए चीज़ों को अगर आप पॉइंट वाइज याद करते हो तो वो चीज़ आपको जल्दी याद हो जाती हैं। तो 12 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन, यानी जब भारत का 86वां संविधान संशोधन हुआ था, तब ये जो हमारे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, इसमें अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था। किस में जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21A में। और मैंने बताया था कि ये अनुच्छेद जो 21A है ये मौलिक अधिकार से लिया गया है। चलिए आरटी 2009 में कितने अध्याय थे, कुल 7 अध्याय थे, और इसमें 38 धाराएं थी और एक अनुसूची है। ठीक है, क्या है, 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं और एक अनुसूची है। ठीक है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। जितने भी मैंने पॉइंट लिखा है सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनते चलिएगा। ठीक है, फिर इसमें कहा गया कि आरटी 2009 का पूरा नाम क्या है, बहुत पूछा जाता है। तो आरटी 2009 का पूरा जो नाम है वो है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। तीसरा पॉइंट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश्य जो था वो क्या था, वो ये था कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यानी कि उनको ऐसी शिक्षा दी जाए जो उनके लिए लाभदायक हो, उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था, किस उद्देश्य से बनाया गया था, किस मोटिव से बनाया गया था, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया था। अच्छी से अच्छी छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। फिर अगला पॉइंट है अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है, यानी ये हमारा भाग 3 मूल अधिकार से लिया गया है, इसलिए इसको अनुच्छेद 21A में शिक्षा के जो अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है। फिर आगे है 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में तथा 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में आरटी एक्ट को विधेयक पारित हुआ, यानी कि 20 जुलाई 2009 को ये पहले राज्यसभा में गया और 4 अगस्त 2009 को ये लोकसभा में आरटी एक्ट विधेयक पारित किया गया। ठीक है, फिर क्या है 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर करने के पश्चात यह एक्ट अधिनियम बन गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर आरटीई एक्ट 2009 संपूर्ण भारत देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे भारत में आरटीई 2009 एक्ट को, यानी कि आरटीई एक्ट जो हमारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे भारत में किस दिन लागू किया गया था, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर कहा गया कि यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संशोधन 2002 को संशोधित किया गया। ये 2019 में पूछा गया था कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया, तो 86वें संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया था। फिर है भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का 135वां देश है। ठीक है, यानी कि ये जो एक्ट है, यानी आरटी एक्ट 2009 जो है, ये पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान था, तो पूरे विश्व में भारत जो हमारा था ये 135वें स्थान पर माना गया। ठीक है,
फिर है 1 अप्रैल 2011 को आरटी एक्ट संपूर्ण राजस्थान में लागू हुआ। ठीक है, पूरे राजस्थान में कब लागू हुआ? राजस्थान में ये 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ। तो राजस्थान तो आपका जैसे टेट है और सीटेट इसमें पूछ लिया जाता है, लेकिन आपका जो डीएलएड में है वो हमारा भारत का ही पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन मैंने इसलिए एक भी पॉइंट नहीं छोड़े ताकि आपको चीज़ें पता चल जाएं। तो एक बार और पढ़ते हैं, फिर से बताते हैं आपको, ध्यानपूर्वक सही तरीके से ध्यान से समझिए। आरटी एक्ट जो है वो 2009 एक संवैधानिक प्रावधान है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, यानी फ्री में शिक्षा को प्रदान किया जाता है। फिर आरटी एक्ट 2009 का उद्देश्य ये है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रदान करना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि ये 12 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान में कौन से संशोधन में 86वें संविधान संशोधन में इसका क्या किया गया, इसको दिया गया और इनमें अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। ठीक है, किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? 21A में। फिर आरटीए 2009 में कुल कितने अध्याय हैं, कुल कितनी धाराएं हैं, कुल कितनी अनुसूची है? तो आप क्या लिखोगे? 7 अध्याय थे, 38 धाराएं हैं और 1 अनुसूची है। ठीक है, फिर ये कहा गया, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि आरटी 2009 का पूरा नाम बताइए, बहुत पूछा जाता है आपके डीएलएड में, तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। ठीक है, फिर कहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश्य है छात्रों को अच्छी से अच्छी शिक्षा यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। आपसे पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को किसका दर्जा दिया गया? तो मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। ठीक है, और ये मूल अधिकार जो है ये हमारे संविधान संशोधन के भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 में है। ठीक है, चलिए, फिर है 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में आरटीई एक्ट विधेयक पारित हुआ। फिर इसमें हस्ताक्षर, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर इसमें कब किया? 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद ये एक्ट अधिनियम बन गया। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि ये पूरे भारत में कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे भारत में लागू किया गया। ठीक है, फिर है यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस संशोधन द्वारा संशोधित किया गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया। कब? 2002 में। फिर क्या है? भारत में ये कहा गया कि विश्व का जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटी जो लागू किया गया था, इसमें विश्व का किस भारत देश में कौन सा स्थान था? तो विश्व का जो है, विश्व में भारत का जो स्थान था वो 135वां स्थान था। ठीक है, फिर कहा जाएगा कि राजस्थान में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2011 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, आरटीई का फुल फॉर्म बताइए। तो आरटीई का फुल फॉर्म अगर इंग्लिश में कहा गया तो आप इंग्लिश में ही बताओगे, फिर ब्रैकेट में आप उसका हिंदी में लिखोगे। ठीक है, तो आरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि आरटी एक्ट का उद्देश्य क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया आरटी एक्ट का क्या उद्देश्य है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। यही इसका मेन मोटिव था। क्या मोटिव था? कि बच्चों को अच्छी से अच्छी यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, यही इसका उद्देश्य था। चलिए, शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना यानी शिक्षा सभी के लिए समान है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, और था कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना। समझ में आ गया? ये 3 पॉइंट थे। ठीक है, लेकिन मेन पॉइंट यही था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, इसके साथ साथ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना या सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है, देखिए नोट यहाँ पर दिया गया है, इसमें और भी बात कही गई। देखिए जो हमारे बालक हैं जो 6 से 14 वर्ष के हैं, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पर और बात कही गई कि जो दिव्यांग बालक हैं। ठीक है, जो दिव्यांग बालक, आपको पता है दिव्यांग बालक में आपको पता है कौन से बालक आते हैं? दिव्यांग बालक में आपके जैसे कि जो पैरों से जिनके पैर वैर में कुछ दिक्कत होती है। ठीक है, दिव्यांग में ये हो गया पैर में दिक्कत, आँख में दिक्कत, कान में दिक्कत, सुनाई कम दे रहा है, दिखाई कम दे रहा है, ये सभी बालक दिव्यांग में आ गए हैं।
पहले ये था पैर हाथ जो भी दिक्कत होती थी, अब क्या है, जो क्या होते हैं, जो आपके जिनके आँख में दिक्कत हो, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह होती है, या फिर पैरों में दिक्कत होती है, या हाथ में कोई हाथ मान लो कट गया हो उसका, या कुछ भी हो सकता है, तो या फिर बहरा हो, गूंगा हो, ये सभी दिव्यांग में आते हैं, ठीक है। तो दिव्यांग बालकों के लिए 6 से 18 वर्ष की आयु के निश्चित की गई है, ठीक है। नॉर्मल 6 से 14 वर्ष है, लेकिन दिव्यांग बालकों के लिए ये 6 से 18 वर्ष की आयु तक ये शिक्षा निश्चित की गई है। आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम कार्य दिवस और शैक्षणिक घंटे, यानी कि एक शिक्षक जब पढ़ाता है तो वो कितने घंटे पढ़ाएगा और कितने दिन तक पढ़ाएगा, ठीक है, यानी एक साल में वो कितने घंटे पढ़ाएगा और कितने दिन पढ़ाएगा, ये बात कही गई है। तो आरटी एक्ट 2009 कहता है, 2009 कहता है कि अगर बच्चा कक्षा 1 से 5 का बालक है, अगर एक टीचर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा रहा है तो वो 200 दिन पढ़ाएगा और 800 घंटे पढ़ाएगा, ठीक है, 200 दिन 800 घंटे अपने पूरा करेगा। और अगर बालक 6 से 8 वर्ष के बालक बालिकाएं हैं, 6 से 8 कक्षा के बालक बालिकाओं को एक टीचर 220 दिन पढ़ाएगा और 1000 घंटे पढ़ाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, प्रतिदिन शिक्षण कार्य, यानी प्रतिदिन का, अब ये तो आपने पढ़ा दिन का, ठीक है, कि कितने दिन पढ़ाएगा, यानी कि जो आपने कार्य दिवस आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर दिवस पढ़ रहे हैं, दिन की बात कर रहे हो कि कितने दिन और कितने हर दिन कितने घंटे पूरे करने हैं, लेकिन यहाँ पर प्रतिदिन यानी कि हर एक दिन की बात की गई है। तो अगर आप बच्चा प्राइमरी कक्षा का है, यानी 1 से 5 तक के बच्चों को आप डेली का 4 घंटा पढ़ाना जरूरी है, ठीक है। कितने दिन डेली का कितना पढ़ाओगे, 4 घंटे, ठीक है, डेली का 4 घंटा और महीने का 200 घंटा, ठीक है, समझ में आ गया अब आपको। इसी तरीके से उच्च प्राथमिक कक्षा का मतलब है 6 से 8 कक्षा के बच्चों को आप 4.5 घंटे डेली पढ़ाओगे, ठीक है, एक टीचर 4.5 घंटे डेली पढ़ाएगा और महीने का 220 दिन और 1000 घंटे हो गए, समझ में आ गया। चलिए अब शिक्षक छात्र अनुपात क्या है, यानी छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए। शिक्षक छात्र अनुपात का मतलब आप समझ रहे हो, यानी कि एक कक्षा में कितने बच्चे होने चाहिए और उस बच्चे पर कितने टीचर होने चाहिए, समझ में आ गया। यानी कि आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों को कितने टीचर पढ़ाएगा, 1 टीचर पढ़ाएगा, 2 टीचर पढ़ाएगा कि 3 टीचर पढ़ाएगा, समझ में आ गया, ये यहाँ पर बात की गई है। तो शिक्षक छात्र अनुपात यानी छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए, तो छात्र शिक्षक अनुपात की व्यवस्था धारा 25 में दी गई। अगर आपसे पूछा जाए कि छात्र शिक्षक अनुपात की जो व्यवस्था है वो किस धारा में बताया गया है, तो धारा 25 में बताया गया है। और इसमें कहा गया है कि प्राथमिक कक्षा में 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है, यानी जरूरी है, कंपलसरी है। अगर आपकी कक्षा में 30 बच्चा है, यानी कि मान लो कि कक्षा 1 में 30 बच्चा है तो उस पर एक टीचर का होना जरूरी है, यानी 30 बच्चे पर एक टीचर होगा, ठीक है, अनिवार्य है। और उच्च प्राथमिक कक्षा में 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। अगर 35 विद्यार्थी हैं तो उस पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है, किसमें, उच्च प्राथमिक शिक्षा, यानी 6 से 8 अगर कक्षा का बच्चा है तो 35 बच्चों पर एक, यानी एक क्लास में अगर आपके 35 बच्चे हैं तो उस पर एक शिक्षक अनिवार्य है। और अगर प्राइमरी का बच्चा है, यानी कि 1 से लेकर 5 क्लास तक का बच्चा है, तो अगर आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं तो उस पर एक शिक्षक अनिवार्य है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट आ गया कि अगर प्राइमरी कक्षा में 200 से अधिक विद्यार्थी हैं तो वहाँ छात्र शिक्षक का अनुपात 40:1 होगा, यानी 40 बच्चे पर एक टीचर होगा, यानी एक कक्षा में 40 बच्चे होंगे उस पर एक। आपने देखा होगा, आपने खुद आप पढ़ाई किए हो तो ऐसे बनता है ना, जब जहाँ पर ज़्यादा बच्चे होते हैं तो बना देते हैं कि क्लास फर्स्ट ए, क्लास फर्स्ट बी, क्लास फर्स्ट सी, है ना, वर्ग दे देते हैं, क्लास फर्स्ट ए, क्लास फर्स्ट बी, क्लास फर्स्ट सी, ठीक है। इस तरीके से बच्चे बांट दिए जाते हैं क्लास में कि 40 बच्चे इसमें हैं, 40 बच्चे दूसरे क्लास में होंगे, 40 बच्चे तीसरे क्लास में होंगे। दूसरे तीसरे क्लास की मतलब कि क्लास फर्स्ट ए में 40 बच्चे होंगे, क्लास फर्स्ट बी में 40 बच्चे होंगे और क्लास फर्स्ट सी में 40 बच्चे होंगे, ये बात कही गई यहाँ पर, ठीक है।
तो अगर बच्चा 30 है तो एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। अगर कक्षा की जो संख्या है वो 200 से भी ज़्यादा है तो आप 200 बच्चों को एक टीचर का हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका हर एक चीज़ को टीचर का ध्यान रखना होता है। टीचर को हर एक बच्चे का कि वो सही से पढ़ रहा है, लिख रहा है, समझ रहा है, हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो अगर बच्चे 200 से ज़्यादा हैं तो वो एक साथ तो 200 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा, ठीक है। तो उसको पढ़ा तो वो देगा, लेकिन एक होता है सही तरीके से पढ़ाना। जितने बच्चे आपकी क्लास में कम होंगे आप उसको और अच्छी तरीके से ध्यान दे पाओगे। तो अगर 200 से ज़्यादा बच्चे हैं तो क्लास को 40-40 बच्चे एक क्लास में होने चाहिए और 40 बच्चे पर एक टीचर अनिवार्य होगा, ठीक है। ये बात यहाँ पर कही गई। फिर क्या है, घर से विद्यालय तक की दूरी कितनी, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और हर बार पूछा जाता है कि प्राइमरी विद्यालय और उच्च प्राइमरी विद्यालय की घर से कितनी दूरी होनी चाहिए, है ना। बच्चा अपने घर से स्कूल जाए तो उसके घर से स्कूल कितनी दूरी पर बना होना चाहिए, यहाँ पर ये बात की गई है, ठीक है। तो घर से विद्यालय तक की दूरी कितनी होनी चाहिए। अगर बच्चा प्राथमिक कक्षा का है यानी कि 1 से 5 का बच्चा है तो उस 1 से 5 तक के बालकों का घर विद्यालय से 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा दूर होगा तो भी बच्चा जाने से घबराएगा और उसके साथ साथ थक जाएगा। अगर स्कूल से आएगा, पैदल आ रहा है, मान लो कोई साधन नहीं है, ठीक है, या कोई भी आर्थिक दिक्कत है उसके घर में, तो उसके पिताजी साधन नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चा थक जाएगा और दूर से के स्कूल जाने में बच्चा थोड़ा घबरा जाता है, ठीक है। तो दूरी जो होनी चाहिए, अगर प्राथमिक कक्षा का कोई बालक है, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए घर से विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए, 1 किलोमीटर। ध्यानपूर्वक बिल्कुल चीज़ों को सुनिए, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है। फिर देखिए, उच्च, यहाँ पे उप नहीं होगा, उच्च होगा, ठीक है। उच्च प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 6 से 8 के जो बालक होते हैं उनका घर विद्यालय से कितनी दूरी पर होना चाहिए, 3 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर 3 साल के अंदर अंदर प्रत्येक आवास के पास विद्यालय होना चाहिए, यानी कि 3 साल के अंदर अंदर हर एक आवास के पास विद्यालय होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आरटी एक्ट 2009 की धाराओं के बारे में, यानी जो आरटी एक्ट 2009 में कौन कौन सी धारा थी इसके बारे में पढ़ते हैं। तो धारा 3 जो थी, इसमें क्या व्यवस्था की गई, इसमें ये व्यवस्था की गई कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई। धारा 3 में क्या बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क यानी मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई है। धारा 28 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि प्राइवेट ट्यूशन का निषेध किया गया है, यानी कि बच्चों को स्कूल में ही हर चीज़ सिखाई जाए, चाहे वो क्राफ्ट हो, चाहे वो शारीरिक शिक्षा हो, चाहे वो सामाजिक शिक्षा हो, चाहे वो नैतिक शिक्षा हो, सभी, चाहे वो आध्यात्मिक शिक्षा हो, चाहे जिस तरीके की शिक्षा हो, बच्चों को स्कूल में ही सिखाया जाए। इतना पढ़ाया जाए, बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि उन्हें ट्यूशन की ज़रूरत ना पड़े। यानी स्कूल का टीचर, पता चला आजकल क्या होता है, स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को अपने ट्यूशन की वजह से कि बच्चा मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आए, ठीक है। और बच्चा क्या करता है, डर की वजह से कि हम कहीं फेल ना हो जाए, हमें चीज़ें नहीं आ रही, तो वो ट्यूशन लगाता है, ठीक है। तो बच्चों को ऐसा ना पढ़ाओ कि उन्हें ट्यूशन पढ़ाना पड़े, ठीक है। तो बच्चों को ऐसा पढ़ाओ कि उन्हें ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, उन्हें हर चीज़, उनको हर सुविधा उनको उसके स्कूल से मिले, क्योंकि हर बच्चे की घर की जो आर्थिक स्थिति ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी ही हो, वो ट्यूशन पढ़ाएं, ठीक है, पढ़ा सकें। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसलिए कहा गया है कि बिल्कुल बहुत ध्यानपूर्वक कहा गया कि प्राइवेट ट्यूशन का निषेध किया जाए, यानी उसको हटाया जाए। चलिए धारा 17 में क्या व्यवस्था की गई, धारा 17 में कहा गया शारीरिक दंड का निषेध किया गया है। धारा 17 में किसका दंड निषेध किया गया है, शारीरिक दंड का, यानी बच्चों को आप मार नहीं सकते हो, आप डांट नहीं सकते हो। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करो कि बच्चों को आप अपनी भाषा में किसी भी तरीके से, खेल के माध्यम से, क्रियाविधि के माध्यम से अच्छे से समझाइए। उसे नहीं समझ में आ रहा है, उसको पहले समझिए कि वो कैसे समझ सकता है, उस तरीके से उसको समझाइए। लेकिन आप बच्चे को डांट और मार नहीं सकते और ना ही किसी से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए धारा 21 में यह व्यवस्था है कि विद्यालय प्रबंधन समिति की व्यवस्था की गई है कि इस समिति में 75% यानी 3/4 सदस्य उसके माता पिता या अभिभावक होंगे और 50% यानी यहाँ पर 1/2 जो होगा वो महिलाएं सुनिश्चित होंगी तथा इसके अध्यक्ष माता पिता होंगे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 25% होगा, यहाँ पर 25% होगा, ठीक है। 75 नहीं, यहाँ पर 25% होगा, ठीक है। 50 नहीं 25, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा गया धारा 27 में यह व्यवस्था की कि शिक्षक को जनगणना, आपदा राहत कार्य, चुनाव संबंधित कार्य के अलावा गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ बच्चों के बारे में ही नहीं बात की गई है, बल्कि यहाँ पर टीचर के बारे में भी कहा गया है। टीचर को कभी क्या क्या होता था, किसी न किसी काम में, फालतू कामों में लगा देते थे जो उनका काम नहीं है। पोलियो में लगा दे रहे हैं, आप ये गणना करो, वो गणना करो, है ना, हर चीज़ में लगा देते। ऐसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ टीचर को जनगणना, आपदा राहत में और चुनाव वगैरह में लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा किसी गैर शैक्षणिक कार्य में, यानी जो गैर शैक्षणिक कार्य है उनमें आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है, कि इधर उधर दर दर भटक रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। चलिए धारा 13 में क्या कहा गया है कि किसी प्रकार का डोनेशन और कैपिटेशन की फीस नहीं लिया जाएगा। यानी बच्चा अगर स्कूल में एडमिशन लेने गया है तो आप उससे डोनेशन नहीं ले सकते हो, ठीक है, ना ही किसी तरह का कैपिटेशन फीस ले सकते हो, ठीक है। चलिए आगे है धारा 12 में यह व्यवस्था की ईवीएस यानी कि जो आप पर्यावरण के बारे में पढ़ते हो उसके लिए 25% आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात हो रही है। जो धारा इसमें जो ईडब्ल्यूएस है वो 25% आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बालकों की आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। बालकों की आयु के अनुसार प्रवेश देने का यहाँ पर ये मतलब है कि मान लो कि अंबानी का बच्चा आ गया आपके स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, तो पता चला आप अंबानी के बच्चे को स्कूल में एडमिशन दे रहे हो, अगर कोई गरीब बच्चा है तो आप उसको एडमिशन नहीं दे रहे हो, पिछड़े वर्ग का बच्चा है आप उसको एडमिशन नहीं दे रहे हो, सामान्य वर्ग के बच्चे को आप एडमिशन दे रहे हो। तो इस तरीके से नहीं, बच्चे के रंग रूप, अमीर गरीब और उसकी जाति, ठीक है, ये सब देखकर आप एडमिशन नहीं दे सकते हो। बच्चे का एडमिशन सिर्फ और सिर्फ आयु के अनुसार ही दिया जाएगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि बच्चा किस आयु का है। अगर 6 वर्ष की आयु का है तो आप उसको एडमिशन दोगे, 10 वर्ष की आयु का है एडमिशन दोगे, 6 से 14 वर्ष की आयु तक आप बच्चों को एडमिशन दोगे, चाहे वो अंबानी का बेटा हो या किसी गरीब का बेटा हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी चाहे वो कैसा भी रंग रूप का हो, गोरा है, लंबा है, चौड़ा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ ये पड़ता है कि बच्चों को सिर्फ आयु देकर उसका एडमिशन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। धारा 29 में कहा गया है कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, गतिविधि एवं समग्र विकास पर केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाएगी, प्रत्येक विद्यालय पर एक लाइब्रेरी अनिवार्य होनी चाहिए, ठीक है। धारा 29 में ये कहा गया कि बच्चों को जब भी शिक्षा दी जाएगी उसकी मातृभाषा के अनुसार दी जाएगी, ठीक है। ये नहीं कि आप फॉरेन की इंग्लिश झाड़ने लगे, आप किसी भी तरीके आप पढ़ाने लगे, मैथ शुरू कर दी, आप उनसे जो उनको नहीं आता उनकी मातृभाषा यानी जो वो जहाँ से वो रहने वाले, जहाँ से वो आए हैं उससे रिलेटेड उनको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। सबसे पहले मातृभाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, उनकी जो मदर टंग है उसका यूज़ किया जाएगा, उसके अनुसार पढ़ाया जाएगा। गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाइए, समग्र विकास पर केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाएगी, यानी जितने भी विकास हैं, चाहे वो सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, भौतिक विकास, ठीक है, जितने भी हैं सारे विकास को केंद्र मानकर शिक्षा प्रदान की जाएगी। और प्रत्येक विद्यालय में एक लाइब्रेरी होना बहुत अनिवार्य है। लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय जो होता है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको नहीं यकीन है तो आप देख लीजिएगा, इस तरीके से किसी ने नहीं पढ़ाया, एक एक पॉइंट, एक एक आपकी हेडिंग मैंने यहाँ पर कवर की है। आपको कहीं अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें मैंने यहीं पर कवर कर दी हैं। आपको ये ढूंढना नहीं पर, मान लो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाया और मान लो वहाँ पर पूछ लिया कि प्राथमिक कक्षा के बालकों का घर विद्यालय से कितनी दूरी पर होना चाहिए। अब आप मान लो राजन सीरीज़ देख रहे हो, SCERT बुक ढूंढे डाले हो, सारी वीडियोस सबकी देखे डाले हो, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर कर दी, आपको कुछ भी अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वो संविधान संशोधन की कोई बात की गई हो, चाहे वो आपसे धारा की बात की गई हो, चाहे वो आपकी घर से विद्यालय की दूरी की बात की गई हो, या फिर आपसे शिक्षक और छात्र अनुपात पूछा जा रहा हो, या शिक्षक अभिभावक अनुपात पूछा जा रहा हो, कुछ भी किसी भी तरीके का आपका डाउट्स है, कुछ भी किसी तरीके की आपकी जो भी आपकी हेडिंग बनती है, जो आई हुई है, जिनके आने की संभावना है, हर एक पॉइंट को मैंने यहाँ पर जोड़ा हुआ है, यहाँ पर पढ़ाया है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं।
इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे वो आपका डीएलएड हो, चाहे वो आपका सीटेट हो, चाहे वो आपका यूपी टेट हो। आप किसी भी टीचिंग से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, डीएलएड से लेकर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, आपको ये वीडियो बहुत बेनिफिट है, बहुत लाभदायक होगी। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्यारा सा लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। बहुत मेहनत कर रही हूँ आपके लिए वो चीज़ें ला रही हूँ जो आपको कहीं किसी जगह पर भटकना ना पड़े। हर चीज़ आपको मेरी वीडियो से ही मिल जाए, ठीक है, आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाए। तो आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा, आपने जो भी पिछली क्लासेस नहीं पढ़ी हैं आप प्लेलिस्ट में जाइए। और आप सेकेंड सेमेस्टर की मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट को आप ओपन करोगे तो सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी पेपर हैं आप उनको पढ़ते चलिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और जो भी चीज़ें मैंने नहीं पढ़ाई हैं मैं पहले उन्हें कवर करूंगी, और जो चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ मैं उनको नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वहाँ पर पढ़ा दिया है। और पढ़ाने का क्या मतलब, जब चीज़ें पढ़ाई दी हैं, अच्छे से एक एक पॉइंट को समझा दिया है, तो अलग अलग पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो वीडियो सारी बहुत अच्छी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको हमेशा से पता है कि मैं वही चीज़ें पढ़ाती हूँ जो आपके पेपर में आएंगी और जो जिनकी आई हैं और जिनके आने की संभावना है। फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाती, जो आपके पेपर में आती हैं उन्हीं को पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो अभी तक आपने अगर जो भी पिछली क्लासेस नहीं देखी है, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो, चाहे वो आपका सेकंड हो, चाहे थर्ड पेपर हो, चाहे फोर्थ हो, फिर सारे पेपर मैंने पढ़ाए हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको सेकंड पेपर और आपका सोशल साइंस का जो पेपर है वो आपको उस पर मुझे फोकस करना है, क्योंकि वो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाया है। मैथ के लिए आप बहुत परेशान रहते हो, आप मैथ की क्लासेस पढ़िए। और ध्यान रखिएगा कि जो मैथ की क्लास है वो आपकी संडे को मैं आपका फर्स्ट जो आपका चैप्टर है 3 अंकों की भाज्य और अभाज्य संख्याओं को भाग विधि के द्वारा, गुणनखंड विधि के द्वारा बताइए, मासा और लासा, ये आपका संडे को इसका टेस्ट भी होगा। यानी कि आपका जो टेस्ट है वो संडे को आपका सुबह 11 बजे लिया जाएगा, ठीक है। तो उसको अच्छे से पढ़िए, उसका टेस्ट होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, टाइम इस बार आपको कम मिल रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।